Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss selfing and crossing techniques in wheat and identification and drawing of floral parts of wheat inflorescence. इसके अंदर आपको जैसे पता है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल्फिंग और क्रॉसिंग क्या चीज़ होती है और किस पर्पज़ के लिए करवाई जाती है। तो किसी भी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। इम्प्रूवमेंट आपने कैसे करनी है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि जीनोटाइप्स जो होती हैं वो आर द सोल रीजंस फॉर इम्प्रूवमेंट। और जीनोटाइप्स जो होती हैं वो जीन्स जेनेटिक मेकअप होता है। एक्चुअली जेनेटिक मेकअप जो है वो सारे का सारा बनता है जीन्स के साथ, और जीन्स जो होते हैं वो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट की हाइट है या स्पाइक की लेंथ है। स्पाइक की लेंथ के अलावा हो गया नंबर ऑफ़ स्पाइकलेट्स कितने हैं, और उसकी जो है स्पाइक की जो लेंथ है, या आप कह सकते हैं कि सीड का कलर क्या है, सीड का वेट क्या है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती हैं यील्ड के साथ, यील्ड की तरफ। ठीक है, तो किसी भी प्लांट ब्रीडर का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है यील्ड को इम्प्रूव करना या इन्हेंस करना। ठीक है, वो कोई भी क्रॉप हो, उस क्रॉप की जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी प्लांट ब्रीडर का, वो यही होता है कि अल्टीमेटली हमने यील्ड कैसे इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि वीट जो है हम लोगों की स्टेपल फूड है, और स्टेपल फूड के अंदर हमें हर न्यूट्रिएंट जो है, हमारी कोशिश होती है कि वो स्टेपल फूड के थ्रू मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए अगर ब्रीडिंग करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव स्टडी की तरफ चला जाएगा, यानी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाएगा। और अगर हम यील्ड की बात करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द वीट। ठीक है, हर बंदे की ज़रूरत है कि उसने रोटी खानी है और उसको एम्पल जो है क्वांटिटी के अंदर वो रोटी मिल सके। तो इसलिए हम उसकी यील्ड की तरफ जो है ब्रीडिंग अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग। तो बेसिकली क्रॉसिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास एक जीनोटाइप है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है किसी भी ट्रेड के लिए, जो हमारा डिज़ायरेबल ट्रेड है, हमने उस ट्रेड को जो है आइडेंटिफाई करना है और उसको इम्प्रूव करवाना है उस वैरायटी के अंदर या उस जीनोटाइप के अंदर जिसके अंदर वो ट्रेड्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो उन ट्रेड्स की इम्प्रूवमेंट के लिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, कोई ऐसी जीनोटाइप आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर हमारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स मौजूद होंगे। अब उन ट्रेड्स को हमने इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए हमारे पास यही मेथड अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है, बट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक इतनी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, आप कह लें कि इन प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ये काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्लांट को जिसके अंदर हमें पता है कि हमारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स मौजूद हैं, उन ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करवाएंगे ऐसी वैरायटी के अंदर जिसके अंदर हमारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स मौजूद नहीं हैं, तो हम उसकी करवाएंगे क्रॉसिंग। तो एक्चुअली वीट जो होती है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। आपको पता है मोस्टली सीरियल्स जो हैं एक्सेप्ट मेज़ जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो इसके अंदर क्रॉसिंग होती है, बट ये क्रॉसिंग जो है वो 4% से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो हमने ऐसी क्रॉप के अंदर जिसमें नेचुरल प्रिंसिपल जो है वो है ही सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन है, तो हम उस क्रॉप के अंदर क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके मेल पार्ट्स जो होते हैं वो रिमूव करेंगे किसी भी वैरायटी के अंदर। तो मेल पार्ट रिमूव करने के प्रोसेस को जो है एमेस्कुलेशन कहते हैं, और किसी दूसरे सोर्स से आपने मेल पार्ट रिसीव करना है और उसको ट्रांसफ़र करना है, यानी पोलिनेशन करवानी है उस प्लांट के साथ जिसकी आपने मैस्कुलेशन कर ली है। ठीक है, तो सेल्फिंग क्या होती है कि अगर सेम फ्लावर का या सेम प्लांट का पोलन जो है वो पोलिनेट कर दे सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट को। ठीक है, तो इस तरह से होने वाली जो पोलिनेशन होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन। जबकि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आप एक प्लांट का पोलन लेंगे और उसको शेड करवाएंगे किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, जिससे उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा पोलिनेशन का।
और क्रॉस पोलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी स्लाइड्स जो हैं वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर फिर इसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस की, जो कि होता है स्पाइक, और इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वीट के, हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर अपने ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इसके, ये यानी कि जो स्पाइकलेट होता है, वो आपने ड्रॉ भी करना है। तो सबसे पहले आपको इक्विपमेंट जो चाहिए होंगे वो होंगे, एक पेयर ऑफ सिजर्स होने चाहिए आपके पास, पॉइंटेड फोरसेप्स होने चाहिए, इसके अलावा नीडल्स होनी चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए, कैमल हेयर ब्रश, पेट्री डिश होनी चाहिए, बटर पेपर बैग होने चाहिए, और इसके अलावा टैग होने चाहिए और लेड पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रोसीजर जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप and anthesis first begins in the spikelet slightly above the middle of the spike। अगर हम वीट के स्पाइक को देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर डिफरेंट उसके स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, जिनको आप स्पाइकलेट्स बोलते हैं। एक स्पाइक के ऊपर काफ़ी सारे स्पाइकलेट्स मौजूद होते हैं। तो एंथेसिस इसके अंदर स्टार्ट होती है मिडल पार्ट ऑफ द स्पाइक से, और ये मूव करती है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। यानी अगर एक फुल साइज़ का आपके पास स्पाइक मौजूद है, तो उस स्पाइक के अंदर क्या होगा कि मिडल से ऊपर और मिडल से नीचे की तरफ एंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एंथेसिस क्या होती है? बेसिकली एंथेसिस होती है शेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, या एंथर की मैच्योरिटी के प्रोसेस को जो है एंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाले टॉप के स्पाइकलेट्स होते हैं, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो सबसे एंड पर जाकर मैच्योर होते हैं, और जो मतलब आप इसे कह सकते हैं दीज आर द लास्ट टू ब्लूम। एंड जनरली a wheat spike completes anthesis 2 to 3 days आफ्टर दी फर्स्ट एंथर अपेयरेंस। ठीक है, जब फर्स्ट एंथर अपेयर हो जाएगा तो इससे 2 या 3 दिन के अंदर ये तमाम प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपने किसी प्लांट की सेल्फिंग करवानी है, ठीक है, ताकि उसके अंदर बिल्कुल कोई चांस ना रहे, ख़त्म हो जाए चांस कि उसके अंदर कोई फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आकर उसको पोलिनेट कर सकता है, या उसके अंदर क्रॉसिंग हो सकती है, उस चांस को ख़त्म करने के लिए आप उसकी सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग किस तरह से होती है वीट के अंदर, कि आप क्या करेंगे, एक ले लेंगे बटर पेपर बैग ले लेंगे, और उसको जो वीट का स्पाइक होता है उसके ऊपर आपने वो बैग चढ़ा देना है और उसको कवर कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि बाहर से आने वाले तमाम पोलन जो विंड की वजह से आ सकते हैं या किसी इंसेक्ट की वजह से आ सकते हैं, उनके आने का जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो पोलन होगा वही अपने ही स्पाइक के अंदर मौजूद होगा और वही अपने स्टिग्मा को पोलिनेट कर देगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आपने मैस्कुलेशन करवानी होती है। मैस्कुलेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर रिमूव्ड, एंड इसके बाद आपने फिर वो पोलिनेशन करवानी होती है। इसके अंदर क्या किस तरह से आप मैस्कुलेशन करवाएंगे कि इवनिंग के अंदर आपने डिज़ायरेबल प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके ऊपर आपने जस्ट 8 से 15 जो हैं लिटरल स्पाइकलेट्स स्पाइक के ऊपर रहने देने हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी स्पाइकलेट्स होंगे उस स्पाइक के ऊपर वो सारे के सारे आपने रिमूव कर देने हैं। टोटल 8 से 15 स्पाइकलेट्स आपने रहने देने हैं, और बाकी तमाम स्पाइकलेट्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं स्पाइक पे से। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो 3 to 4 फ्लोरेट्स हैं फ्रॉम द बेस, एंड 4 to 5 फ्लोरेट्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द स्पाइक, एंड सेंट्रल फ्लोरेट फ्रॉम ईच स्पाइकलेट। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पाइकलेट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास 2 प्राइमरी फ्लोरेट्स आते हैं, 2 सेकेंडरी फ्लोरेट्स आते हैं, और एक सेंट्रल फ्लोरेट होता है जो कि बेसिकली स्टीराइल होता है। ठीक है, तो आपने 3 से 4 फ्लोरेट जो हैं वो रिमूव कर देने बेस से, और 4 to 5 फ्लोरेट्स जो हैं वो आपने उसके टैपेक्स ऑफ द स्पाइक जो है वो रिमूव कर देने। इसके अलावा सेंट्रल फ्लोरेट जो है वो हर स्पाइकलेट में से आपने रिमूव करने हैं। ठीक है, जब वो आप रिमूव कर चुके होंगे तो फिर आप करेंगे क्लिप कर देंगे 1/3 पार्ट या अपर पोर्शन ऑफ द फ्लोरेट। जब हम फ्लोरेट को ओपन करते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि उसके अंदर एंथर्स और स्टिग्मा मौजूद होते हैं। तो हमने उसको ओपन करने के लिए बेसिकली कि हमें उसके एंथर्स और स्टिग्मा नज़र आ सकें, हम क्या करेंगे, उसके जो ऊपर वाला पार्ट है 1/3 पार्ट जो होता है उसे हम क्लिप कर देते हैं, या आप समझे कि हम उसको कट कर देंगे ताकि स्टिग्मा और एंथर्स जो है वो नज़र आने लगें। और ये सारा प्रोसेस हमने करना है डिहेसन से पहले।
यानी पोलन्स के शेडिंग से पहले जब वो मैच्योर हो जाते हैं और वो उसके अंदर से एंथर्स के अंदर से पोलन निकलने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे पहले हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और ये प्रोसेस हमने करना है विद अ फाइन फोर्सेप, ठीक है। और एक चीज़ का जो ख्याल रखना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कार्पल दैट इट इज़ नॉट डैमेज्ड या इंजर्ड। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आपके पास चांसेस होंगे कि वो फोर्सेप लगने की वजह से कार्पल या जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, फ्लोरेट के अंदर जो मौजूद होता है, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। हमने उसको डैमेज से बचाने के लिए क्या करना है कि बहुत एहतियात के साथ हमने ये सारा प्रोसेस करना है। अच्छा, जब हमने फ्लोरेट रिमूव कर दिया तो आपको वो नज़र आने लग जाएंगे एंथर्स। अब वो एंथर्स जो हैं आपने काउंट करके बीच में से रिमूव करने हैं, ठीक है। वीट के स्पाइक के अंदर जितने भी एंथर्स मौजूद होते हैं, जिस फ्लोरेट की आप एमेस्कुलेशन करने जा रहे हैं, आपने पहले उन्हें काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आपने वन बाय वन उसमें से रिमूव करना है एंथर को। अच्छा, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने जब ओपन कर लेना फ्लोरेट को तो आपको उसके अंदर से उसके एंथर्स नज़र आने लग जाएंगे और प्लस आपको उसका स्टिग्मा नज़र आने लग जाएगा। तो आपने काउंट करने एंथर्स, जितने भी उसके अंदर एंथर्स होंगे आपने वो सारे के सारे काउंट करके वन बाय वन फोर्सेप से, पॉइंटेड फोर्सेप से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेल पार्ट होंगे फ्लावर के वो रिमूव हो जाएंगे। अब पीछे जो बचेगा वो होगा उसका स्टिग्मा, यानी उसका फीमेल पार्ट होगा। तो जब वो आपके पास स्टिग्मा बच जाए, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप फोर्सेप यूज़ कर रहे हो तो कार्पल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गया तो उसके अंदर पोलिनेशन नहीं हो सकेगी और वो जो फ्लावर है वो एक किस्म डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब आपने ये प्रोसेस कर लिया होगा मैस्कुलेशन का, यानी आपने एंथर्स रिमूव कर दिए होंगे, तो आप उसके जो स्पाइक है आप उसको बटर पेपर बैग से उसको कवर कर देंगे, ताकि उसके ऊपर कोई फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आकर शेड ना हो। अगर फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आ गया तो आपने जो अपना डिज़ायरेबल पोलन उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवाना था, उससे पहले ही उसके अंदर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से आपने उसको कवर कर देना विद अ बटर पेपर बैग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने जिस सोर्स से पोलन कलेक्ट करना है फॉर क्रॉसिंग पर्पस, वो वाला प्लांट आपने सेलेक्ट करना होता है। और उस प्लांट के ऊपर भी आपने इन द इवनिंग ये प्रोसेस करना होता है कि बैक कर देना होता है आपने स्पाइक को। जिसको आपने एज ए मेल पोलन या मेल सोर्स रखना है या मेल प्लांट के तौर पे यूज़ करना है, आपने उस स्पाइक को विज़िट करना है इवनिंग के अंदर, यानी उस प्लांट को आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये वाले प्लांट के अंदर से ये वाला स्पाइक जो है सेलेक्ट करना है फॉर पोलन सोर्स, ठीक है। तो आप उसको बैग कर देंगे बटर पेपर से इन द इवनिंग, ठीक है। वो आप बैग क्यों करते हैं? ताकि एंथर्स की ओपनिंग से पहले आपके पास जितने भी एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो बैग के अंदर ही रहें, यानी वो बाहर ना गिरें, आपके पास वो सोर्स जो है आपका ख़राब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर आप क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस आपने उस वक्त करना है पोलिनेशन के लिए जब आपको पता होगा कि अब एंथर्स जो हैं वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और एंथर्स की जो है अब डेhiscence हो जाएगी और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट डे आप जाएंगे फील्ड के अंदर और फील्ड में जाकर आपने वो बैग उसके ऊपर से रिमूव करना है, ठीक है। और जो बैग के अंदर मॉर्निंग के अंदर आपके जाने का पर्पज़ ये होता है, इसके पीछे जो है मकसद इसका ये होता है कि मॉर्निंग के अंदर सुबह 8 या 9 बजे के करीब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ कर रहा होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होता है तो वो टाइम होता है जब पोलन शेडिंग होनी होती है एक्चुअली, ठीक है। तो आपने सुबह के टाइम विज़िट करना है फील्ड को, और वो जिस स्पाइक को आपने बैग किया हुआ था उस पर से बैग रिमूव करना है। तो आपको उस बैग के अंदर वो डेhiscence होने के बाद पोलन जो है वो मिल जाएगा सारे का सारा, तो वो उसके बैग के ऊपर भी लगा होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको पेट्री डिश के अंदर आपने वो पोलन्स उस पे से कलेक्ट कर लेने हैं जो बाकी एंथर्स के अंदर पोलन्स रह गए होंगे, ठीक है। पेट्री डिश रखेंगे और उसके ऊपर आपने एंथर्स को इस तरह करके शेड कर लेना है। जब वो शेड हो जाएगा तो आपके पास सारा पोलन ग्रेन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि वापस उस पेरेंट को आपने बैक कर दिया और आप चले जाएंगे फिर दोबारा उस प्लांट के पास जिस प्लांट के ऊपर आपने जाके, अच्छा, जो आपने पेट्री डिश के अंदर पोलन कलेक्ट किया होगा, अब आप उस पेट्री डिश को लेकर जाएंगे उस प्लांट के पास जिसके ऊपर आपने मैस्कुलेशन कर ली हुई है, ठीक है। उस मैस्कुलेटेड प्लांट का आपने रिमूव कर देना है बैग,
और आपने उसके वो फ्लोरेट को खोल कर देखना है जहाँ से आपको स्टिग्मा नज़र आ रहा होगा। और स्टिग्मा जो होता है वीट के अंदर वो होता है बाइफिड फीदरी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फीदरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पेट्री डिश से उसके ऊपर जो आपको वो स्टिग्मा नज़र आ रहा होगा, कैमल हेयर ब्रश के साथ आपने उसकी शेडिंग करनी है। ठीक है, पेट्री डिश से पोलन लेकर आपने स्टिग्मा के ऊपर जो है उसको शेड करवाना है। इसके अंदर आपने कैमल हेयर ब्रश इस वजह से यूज़ करना है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और उससे डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। तो स्टिग्मा टूटे ना या ख़राब ना हो, इसलिए आपने जो है कैमल हेयर ब्रश लेकर उसको शेड करवा देना है उसके ऊपर। अच्छा, जब आपने ये शेडिंग करवा ली उस मैस्कुलेटेड फ्लोरेट के ऊपर जिसके आपने मेल पार्ट रिमूव किए हुए थे, तो आप इसके बाद क्या करेंगे कि जो है आपने वापस उसको बैक कर देना है। कवर को आपने स्पाइक को अगेन कवर कर देना है विद द रिस्पेक्टिव बैग एट लीस्ट अंटिल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चूँकि आपके पास वो पोलन ग्रेन आ चुके होते हैं जो मेच्योर होते हैं, आपने उनको शेड करवा दिया उसके स्टिग्मा के ऊपर। अब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है, यानी उसके चांसेस कंप्लीट हो जाए इस बात के कि उसके अंदर वो आपका जो फॉरेन पोलन था जो आप लेकर आए थे, वो पोलन ने उसको पोलिनेट कर दिया और उसमें फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब उसके अंदर चांस ख़त्म हो जाए कि फॉरेन सोर्स से कोई और पोलन आकर उसको फर्टिलाइज़ ना कर दे, इस वजह से आप उसको दोबारा से उसके बैग से कवर कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द क्रॉस पोलिनेशन। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप मैंने आपको जैसे बताया मैस्कुलेशन होती है कि डिज़ायर्ड प्लांट में से आपने मेल पार्ट को रिमूव कर देना है ताकि उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो जाए। और जब वो सेल आपने उसको रिमूव कर दिया पार्ट को, आपने उसे बैक कर देना है ताकि उसमें कोई फॉरेन सोर्स ना आ सके। फिर आप जाएंगे अपने उस प्लांट के पास जहाँ से आपने पोलन कलेक्ट करना है, उसको आप पहले बैक कर देंगे और वेरी नेक्स्ट डे आप सुबह के टाइम जाकर उसको अनबैक करके पेट्री डिश के अंदर पोलन्स कलेक्ट कर लेंगे। फिर आप वापस अपने फर्स्ट प्लांट पे जो इमेस्कुलेटेड प्लांट है उसके पास आएंगे और पेट्री डिश में से कैमल हेयर ब्रश से आपने उसके स्टिग्मा के ऊपर वो शेडिंग करवा देनी है पोलन की। तो इससे उसकी क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप उसका बैग जो है दोबारा उस पर लगा देंगे अनटिल द फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक है, तो आपको उसके साइन जो है वो नज़र आ जाएंगे कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई है, तब तक आपने उसको बैग रखना है। तो बेशक उसके बाद आप उसको जो है बैग को रिमूव कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेबलिंग ऑफ द प्लांट। तो आप क्या करेंगे कि टैग करेंगे सबसे पहले उस प्लांट को जिसके ऊपर आपने ये प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन का जो है करवाया है किया है। ठीक है, और टैग आप उसके ऊपर जो लगाएंगे वो मिथाइलेटेड टैग होना चाहिए। और उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि क्रॉस का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लांट ए को प्लांट बी के साथ क्रॉस करवाया है तो जीनोटाइप का आपको नाम पता होगा, आपने वो टैग के ऊपर वो लिख देना है कि इसके अंदर फीमेल पेरेंट के तौर पे कौन सा प्लांट यूज़ हुआ है और उसका क्रॉस जो है वो मेल पेरेंट के तौर पे कौन सा प्लांट यूज़ हुआ है। इन दोनों का आप नाम लिख देंगे और इसके बाद जो है आपने डेट ऑफ पोलिनेशन उस पर लिखनी है, मेंशन करनी है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं ताकि आपकी रिसर्च जो आपने कंप्लीट की है वो मिक्स ना हो जाए किसी दूसरे की हुई रिसर्च के साथ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जब आपने क्रॉस का नाम लिखना होता है इसके अंदर आपने फीमेल पेरेंट को जो है हमेशा लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखना होता है, पहले लिखना होता है। ठीक है, और मेल पेरेंट का नाम जो होता है उसको आपने हमेशा दूसरी साइड पे लिखना होता है जो राइट साइड आपकी बनती है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो है आपने टैग के ऊपर जो राइटिंग का प्रोसेस होता है ये आपने लेड पेंसिल से करना है। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर रेनफॉल हो जाती है, बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो टैग के ऊपर अगर आपने बॉल पॉइंट से या मार्कर से कोई चीज़ लिखी है तो उसकी इंक जो है वो स्प्रेड कर सकती है। जबकि लेड पेंसिल जो होती है इसके अंदर स्प्रेडिंग का इशू नहीं होता कि अगर आप 2 महीने के बाद भी विज़िट करें तो जो आपने लेड पेंसिल से टैग लिखा होगा वो आपको एज सच जो है वो कंडीशन के अंदर इंटैक्ट कंडीशन के अंदर मिल जाएगा। और जो है वो उसके अंदर पे कोई चांस नहीं रहेगा कि आपको ना पता चले कि उस पर हमने कौन कौन से पेरेंट्स को क्रॉस करवाया था और किस डेट को करवाया था। इसके बाद ये मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जो एक इन्फ्लोरेसेंस की है। इस पिक्चर को आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स के ऊपर भी बनाना है और जो आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स बना रहे होंगे उसमें आपने इस को बनाना है या आपके पेपर के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी क्रॉप की जो इन्फ्लोरेसेंस होता है या उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जब हम फील्ड विज़िट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि एक स्पाइक होता है, फुल ग्रोन स्पाइक होता है। उस स्पाइक के अंदर जो उसका स्मॉलर यूनिट होता है वो स्पाइकलेट कहलाता है। उस स्पाइकलेट को अगर हम ओपन करें रख के
किसी बोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर रखकर अगर हम उसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्लूम बोलते हैं। ठीक है, ग्लूम के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो फ्लोरेट्स होते हैं जो प्राइमरी फ्लोरेट्स कहलाते हैं, वो ग्लूम की इनर साइड पे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो ग्लूम है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उससे अंदर जो है वो उसका आ जाएगा प्राइमरी फ्लोरेट्स आ जाएंगे, वो दो होते हैं नंबर्स। और प्राइमरी फ्लोरेट्स के अंदर वाली साइड पे सेकेंडरी फ्लोरेट्स होते हैं और वो भी दो होते हैं। और उसके सेंटर में एक सेंट्रल फ्लोरेट होता है। ठीक है, जो सेंट्रल फ्लोरेट होता है वो बेसिकली स्टीराइल होता है, यानी उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद नहीं होते। अगर हम प्राइमरी फ्लोरेट को ओपन करते हैं तो उस फ्लोरेट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एंथस भी मौजूद होंगे और स्टिग्मा भी मौजूद होगा। ठीक है, तो जो एंथर्स होते हैं वो थोड़े से प्रोट्रूडिंग होते हैं, यानी वो लेंथ वाइज जो है वो स्टिग्मा से बड़े होते हैं और उन्होंने उसके स्टिग्मा को यानी ओवरी को कवर किया होता है। तो जब हम एंथस रिमूव करते हैं तो अंदर से हमारे पास फीदरी स्ट्रक्चर निकलता है जो कि स्टिग्मा होता है, और वो बाइफिड फीदरी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके दो ऊपर से फेस आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फीदरी स्ट्रक्चर होता है, यानी पे हेयरी या स्टिकी हेयर्स होते हैं। तो इसकी स्टिकीनेस की वजह ये होती है कि जब पोलन उसके ऊपर शेड होता है तो वो उसको अपने साथ एंटेंगल कर लेता है और फिर आगे पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें नज़र आते हैं कि स्पाइक जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये फ्लोरल बायोलॉजी में आपके साथ इसकी शेयर कर रहा हूँ। तो प्रोसेस इसके अंदर सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग का सेम वही है जिस तरह ये रिटर्न आपको दिखाया जा रहा है पहले स्लाइड्स के अंदर। और इसके बाद अगर हम इसको फील्ड में से कलेक्ट करते हैं तो रियल टाइम में वो हमें किस तरह का लगता है एक्चुअली स्पाइक जो है। तो ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। ये स्पाइकलेट है जिसको स्प्रेड किया गया है। और जो है ये कहाँ पे अटैच होता है, स्पाइक का जो सेंट्रल स्टेम होता है जिसके साथ स्पाइकलेट्स अटैच्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड द रेकिस पोर्शन। और जहाँ से स्पाइकलेट जो है वो निकलता है या ग्रो करता है उस पोर्शन को नोड बोलते हैं। और जो स्पाइकलेट के बाहर वाली साइड पे आपको वो जो है नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जो कांटे कांटे से नज़र आते हैं, वो बेसिकली ऑन्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ वैरायटीज़ के ऊपर ऑन्स होते हैं और कुछ वैरायटीज़ के अंदर स्पाइक के ऊपर ऑन्स मौजूद नहीं होते। बट नेचुरली हमें जितनी भी यहाँ पे वीट अपने कंट्री के अंदर नज़र आती है मोस्टली वो ऑन्स वाली वैरायटीज़ होती हैं, उसके ऊपर ऑन्स मौजूद होते हैं। तो ऑन का मकसद जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है टू द स्पाइक फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, ताकि उसके स्पाइक को जो है वो कोई डैमेज ना हो सके। इसलिए ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर वीट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब अगर हम एक स्पाइकलेट को रिमूव कर लेते हैं रैकेस पे से और उसको देखते हैं तो वो कैसा नज़र आएगा कि उसके साइड वाले पोर्शन जो है जब हम उसे खोलेंगे तो वो ग्लूम्स होते हैं, उसके अंदर वाली साइड के ऊपर प्राइमरी फ्लोरेट्स हैं जिनको पीएफ लिखा गया है, और प्राइमरी फ्लोरेट से अंदर वाली साइड के ऊपर दो सेकेंडरी फ्लोरेट्स हैं जिन्हें एसएफ लिखा गया, और सेंटर के अंदर एक फ्लोरेट मौजूद है जिसे सेंट्रल फ्लोरेट कहा जाता है। और ये सेंट्रल फ्लोरेट जो होता है ये बेसिकली स्टीराइल होता है, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव अपना रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये पिक्चर है, ये आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं कि ग्लूम्स हैं, प्राइमरी फ्लोरेट्स हैं, सेकेंडरी फ्लोरेट्स हैं एंड एक सेंट्रल फ्लोरेट है। इसके बाद अगर हम इसके एक प्राइमरी फ्लोरेट को ओपन करते हैं यानी वो 1/3 पार्ट उसका क्लिप कर देते हैं तो हमें अंदर से नज़र आएंगे उसके एंथर्स एंड द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर वाले पार्ट के अंदर ओवरी मौजूद होती हैं। तो एंथर्स जो होते हैं ये इनिशियली ग्रीन कलर के होते हैं और जब ये मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो ये येलो कलर के होने लग जाते हैं। तो जब अगर ये फुल येलो कलर के हो जाएं तो इट मीन्स कि ये फुल मैच्योर हो चुके हैं और डिहेसेंस हो चुकी है, यानी इसमें से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड कर चुके हैं। तो प्राइमरी फ्लोरेट को ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों आपको नज़र आएंगे। तो जो जिस चीज़ ने इसको कवर किया होता है वो बेसिकली इसकी दो शीट्स होती हैं। ये आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो फीमेल पार्ट होते हैं यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे आप ओवरी कहते हैं। ठीक है, वो किस तरह की लगती है, शक्ल में देखने में कैसी लगती है, वो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फीडर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, और नीचे जो उसकी बेस है उसके अंदर ओवरी मौजूद है, ऊपर स्टिग्मा है और नीचे ओवरी मौजूद है। तो इनको कवर किया होता है इस फीमेल पार्ट को आपके एंथर्स ने, जो इनिशियली ग्रीन कलर के होते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये येलो कलर के हो जाते हैं।
अच्छा, जब हम इसको ओपन करते हैं फ्लोरेट को, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। जो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसने उसको कवर किया होता है उसको लेमो बोलते हैं, यानी शीट होती है। जिस शीट ने उसको कवर किया होता है, जो बाहर वाली शीट होती है उसको लेमो बोलते हैं। वो थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा होती है, आपको पिक्चर में नज़र भी आ रही है। और दूसरी शीट जो दूसरी साइड पे होती है उसे पैलिया बोलते हैं। और ये दोनों जो हैं अटैच जिस जगह से होते हैं उस जगह को लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। इस स्पाइक के थ्रू इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये सेंटर ऑफ द स्पाइक है। इससे ऊपर की तरफ मूव करेगा एंथेसिस, और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब आपने इसके अंदर मैस्कुलेशन करवानी है तो आपने ऊपर वाले और नीचे वाले स्पाइकलेट्स रिमूव कर देने हैं, और टोटल 8 से 15 स्पाइकलेट्स जो हैं वो रहने देने हैं, जिसके अंदर आपने मैस्कुलेशन करवानी है। क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी जो है फुल स्पाइक के अंदर एक वक्त में नहीं आती, डिफरेंट टाइमिंग होती है। इसलिए उस टाइमिंग को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं कि ऊपर और नीचे वाले स्पाइकलेट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। और एंड जो करेक्ट स्टेज होती है स्पाइक की फॉर मैस्कुलेशन, वो तब होती है जब स्पाइक अपने फ्लैग लीफ से बाहर की तरफ इमर्ज कर रहा होता है। यानी अभी फुल स्पाइक जो है अपना बाहर नहीं आया होता सेंट्रल लीफ से, जिसे आप फ्लैग लीफ कहते हैं, जो बड़ा लीफ होता है। ठीक है, उस लीफ से जब वो बाहर आ रहा होता है, अभी कम्प्लीटली बाहर नहीं आया होता, उस स्टेज पर आपने उसकी मैस्कुलेशन करनी होती है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपने किस तरह से एंथर को रिमूव करना है, और आपके पास जो बाकी स्ट्रक्चर बचेगा एंथर रिमूव करके काउंट करके आप रिमूव कर देंगे, तो अंदर वाइट फीदरी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाएगा। और इस तरह से आपने उसको क्लिप करना है। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं 1/3 पार्ट ऊपर वाला जो है वो आपने रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद आपने सेंट्रल फ्लोरेट जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी बीच में से। वो करने के बाद आप उसको बैक कर देंगे बटर पेपर से। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको बैक किया जाता है। और इसके बाद आपने जिस स्पाइक से आपने पोलन कलेक्ट करना है उसको भी इसी तरह 1/3 क्लिप करके, और उसके बाद आपने उसको सॉइल के अंदर स्ट्रेट अपवर्ड कंडीशन के अंदर जो दबा देना है, और उसके ऊपर बैग लगा देना है, ताकि जब ये सुबह के वक्त आप जाकर पोलन कलेक्ट करें तो ये हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर डिहेसेंस हो जाए और बैग के ऊपर वो आ जाए। तो इसको स्ट्रेट अपवर्ड कंडीशन में इसलिए हम सॉइल के अंदर रखते हैं ताकि जो है पोलन ग्रेन्स वो बाहर ना गिरें, उसी के कप के अंदर यानी फ्लोरेट के कप के अंदर इकट्ठे हो जाएं। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं एंथर्स आर एक्सपोज टू सन एंड बर्स्ट ओपन टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स निकलेंगे तो वो येलो कलर के होंगे, जो मैच्योर हो चुके होंगे। ठीक है, आप इस पिक्चर के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वॉइस नोट में आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से इसको देख कर अपना नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।